नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10 की यूपी बोर्ड की तैयारी करवाता हूं। और इसके अंतर्गत मैंने आपके कह सकता हूं कि जो आपके साइंस का पोर्शन था उसको मैंने तैयार करवाया। और साथ में कह सकता हूं कि आपका जो भी साइंस में बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारी चीजों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैंने कल से आपके लिए सामाजिक विज्ञान का आपका पोर्शन स्टार्ट किया है, जो कि आपके एग्जाम में कह सकता हूं कि सेम उतने ही मार्क्स का आता है जितना कि आपका साइंस, जितना आपका मैथ, जितना आपका इंग्लिश। यानी कि ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे हमें केवल ना करके कि हमें केवल वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो हमारे लिए लगता है कि हमारे फेवरेट हैं, बल्कि ये भी आपका जो कह सकता हूँ ये ऐसा सब्जेक्ट होता है कि यहाँ से भी आपको मार्क्स लाना है। तो अगर आपको अच्छे बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन करना है तो आपको सारे सब्जेक्ट पे कह सकता हूँ बिल्कुल इक्वल पकड़ बनानी पड़ेगी। सारी चीजों के बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जो कि था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है। और इसके अंतर्गत मैंने कई सारी चीजें बताई थी, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ। फिर बाकी हुआ जो भी पार्ट है मैं उसको आपको बता दूंगा। बाकी इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या समझा था, कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ आगे बताया था कि राष्ट्रवाद का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब किसी देश के अंदर उपस्थित या फिर किसी भी देश के अंदर जो भी नागरिक होते हैं, वहां के रहने वाले लोग होते हैं, अगर वो अपने देश के प्रति क्या करे, प्रेम करें, देश के प्रति एकता को बनाए रखे, यूनिटी को बनाए रखे, और वो उनके अंदर ये भावना हो कि अगर हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो हम लोग आपस में मिल करके अपने देश की रक्षा करेंगे। ये जो एक कह सकता हूं एक प्रकार की भावना थी, इसी को हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते थे। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अगर भारत ये राष्ट्रवाद नहीं होता तो क्या होता, जिस प्रकार से भारत के अंदर स्टार्टिंग में कह सकता हूं जब आपके अंग्रेज आते हैं तो उस टाइम भारत में कह सकता हूं ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद की भावना थी नहीं, राष्ट्रवाद की भावना थी, लेकिन कह सकता हूं कि जो देश है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था और वहां पे अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो जो उसके बीच कह सकता हूं जो राजा है वो केवल उसी क्षेत्र के बारे में सोचता था जितने पे वो अपना राज्य करता था, शासन करता था। लेकिन जब अंग्रेज पूरी तरीके से पूरे इलाकों पे, पूरे भारत पे अपना कब्जा कर चुके थे, तो वहां पे क्या हुआ, सारे राजा जब खत्म हो गए तो वहां पे धीरे धीरे करके जो जनता थी, जनता के ही अंदर से लोग निकलना स्टार्ट हुए और धीरे धीरे करके पूरे कह सकता हूं भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। और आपने देखा कि 1947 में किस प्रकार से भारत अपना आजाद हो जाता है। ये सारी चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। उससे पहले हम यहाँ पे यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको यूरोप को यहाँ पे मैप के अंदर दिखाया था कि आपको यहाँ पे जो ये पूरे वर्ल्ड का मैप है और ये अफ्रीका के ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा, यही आपका क्या है, यूरोप है। एक और मैंने आपके लिए यहाँ पे फिगर लेके आया था जो कि कुछ इस तरीके से था, आपको एशिया के बगल में यूरोप दिख रहा होगा। तो मैंने राष्ट्रवाद के बारे में समझाया था, फिर मैंने बताया कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद किस प्रकार से फैला। तो याद रखिएगा कि यूरोप के अंदर जो सारे देश थे, आज आपको यूरोप के अंदर कई सारे देशों के बारे में पता होगा, जैसे कि कह सकता हूं कि इसके अंदर आपका जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, साथ में हंगरी है, इसके अलावा आपको ग्रेट ब्रिटेन और भी कई सारे, स्विट्जरलैंड और भी बहुत सारे देश इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां पे क्या था कि जितने भी देश आपके हुआ करते थे वो छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ों में विभाजित था। जैसा कि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हमारा जो इंडिया था वो बंगाल, अवध, ऐसे करके मराठा साम्राज्य का अलग इलाका, कह सकता हूं ऐसे ऐसे करके अपना अलग अलग पार्ट में डिवाइड था और सबके अपने अलग अलग राजा थे। सेम इसी तरीके से यही कहानी यहाँ पे रिपीट होती है यूरोप के अंदर। जैसे इटली क्या था, इटली आज आपने इटली के बारे में सुना होगा, लेकिन उस टाइम इटली जो है वो कई पार्ट में आपका डिवाइड था, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। सेम इसी तरीके से आपका जो जर्मनी है वो आपका 39 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था और हर एक के क्या होते थे, अपना अपना अलग अलग राजा हुआ करते थे। सेम इसी तरीके से जो फ्रांस था वो भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था इस तरीके से, और सब पे अलग अलग राजा, अलग अलग वंश के अपना क्या करते थे, राज्य करते थे। तो बात होती है यूरोप के अंदर एक देश है जिसको हम लोग फ्रांस के नाम से यहाँ से आज जानते हैं। आप आज फ्रांस के बारे में फ्रांस को देख रहे हैं, लेकिन फ्रांस पहले फ्रांस की तरह आज जैसा दिखता है वैसा नहीं था। फ्रांस जो है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। उसका एक मेन राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई 16वां, और लुई 16वां कह सकता हूं कि एक प्रकार का अत्याचारी राजा था। यानी कि वो लोगों के ऊपर कैसा था, निरंकुशता को दिखाता था। निरंकुश मतलब एक ऐसा शासन या एक ऐसा राजा जो जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो और
वो जनता के ऊपर जैसे मन वैसे काम कर सकता है, तो उसको हम लोग निरंकुश कहते थे और ऐसे राजा को निरंकुश कहते थे। तो फ्रांस के अंदर यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में यूरोप के एक देश है फ्रांस, और फ्रांस के अंदर सबसे पहले राष्ट्रवाद किस प्रकार से उदय हुआ था। मैंने बताया कि जो राजा था वो निरंकुश था, अत्याचारी था, लोगों के ऊपर क्या करता था, दुराचार करता था, लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ाता था। साथ में कह सकता हूं कि वो कह सकता हूं कि समाज को 3 भाग में विभाजित किया था, जिसमें पहला था पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा आपका तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग में ऐसे लोग आते थे जो क्या हो, मजदूर हो, किसान हो, गरीब व्यक्ति हो, कोई छोटा काम करने वाला व्यक्ति हो, वो क्या आते थे, आपके तृतीय वर्ग में आते थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो ये क्रांति हुई, क्रांति का मतलब ये जो विद्रोह हुआ वो किसने किया। तो पहले और द्वितीय वालों तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, उन्हें कर वर देना नहीं होता था। लेकिन ये जो तृतीय वर्ग थे, इनके साथ काफी ज्यादा कह सकता हूं एक प्रकार से शोषण होता था, इनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता था। साथ में वहां पे एक व्यवस्था चलती थी जिसको हम लोग सामंती व्यवस्था के नाम से जानते थे। कल मैंने आपको बताया कि सामंती का मतलब राजा क्या करेगा, एक बड़ी सी जमीन के हिस्से को एक व्यक्ति को दे देगा और कहेगा कि आप इस पे किसानों से खेती करवाओ और उनसे टैक्स को वसूलो और टैक्स को मुझे दो, और उसी में से उठा करके वो कुछ सामंत को दे देगा। जो सामंत, जो बड़ा एक व्यक्ति बड़े हिस्से पे काम करवाता है, उसको सामंत कहते हैं। तो इस प्रकार का कार्य होता था वहां फ्रांस के अंदर। तो वो क्या हुआ, जैसे ही वहां के लोग क्या हुए, तृतीय वर्ग के लोग अपना विद्रोह करने लगे, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार ज्यादा होगा तो वो विद्रोह तो करेंगे इस प्रकार से। तो मैंने बताया कि विद्रोह किए कुछ इस तरीके से। मैंने बताया कि 1780 के टाइम पे यूरोप के सारे देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे थे। राजा कैसे होते थे, अत्याचारी, निरंकुश और टैक्स ज्यादा लेते थे। सबसे पहले फ्रांस के अंदर 1789 में एक क्रांति होती है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति यानी पहली बार ऐसा काम होता है। फिर जिससे क्रांति होगी और वहां पे जो राजतंत्र था यानी कि राजा का शासन था, उसको हटा करके प्रजातंत्र में विभाजित कर दिया। विभाजित का मतलब वहां पे जो शासन जो कौन करेगा, वो प्रजा करेगी। इस तरीके से मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। कब क्रांति हुआ था ये भी मैंने आपको बताया। तो एक चीज मैंने बताया कि जब यूरोप के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी, तो उस चीजों को यूरोप के दूसरे देश तो भी देखेंगे, ताकि वो भी मोटिवेट हो कि अगर फ्रांस के अंदर राजतंत्र, राजा को हटा करके प्रजा वहां पे शासन कर रही, तो हमारे अंदर भी ऐसा तो हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे जो राष्ट्रवाद की भावना फैली थी क्रांति को देख करके, वही भावना क्या हुई, उठ करके यूरोप के अन्य देशों में भी हुई। लेकिन जिस प्रकार से यूरोप यहाँ 1789 में कह सकता हूं कि राष्ट्रवाद की भावना की वजह से प्रजातंत्र वहां पे स्थापित हो गया, बाकी यूरोप के देशों में ऐसा होने में लगभग से लगभग 100 साल आपके लग जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बताया। इसके बाद मैंने बताया कि फ्रांस के लोग करते क्या, मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने के लिए क्या क्या किए थे। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि वे लोग एक झंडे को बनाए। एक झंडे का मतलब कि राज्य का क्या होगा, एक ही झंडा होगा, और उससे क्या होगा, लोग उसको अपना मानेंगे। हर एक अलग अलग स्टेट का अपना झंडा होता था, उसको एक ही किए। जो भी क्रांति में लोग थे जिन्होंने भाग लिया था, उनका उन्होंने क्या किया, नमन किया, उनको सम्मानित किया। इसके अलावा और भी क्या किया, वहां के एक लोकल लैंग्वेज को काट करके केवल एक ही लैंग्वेज को वहां पे मान्यता दी, जो कि आपका क्या था, आपका फ्रेंच था। इसके अलावा भी कई सारे कार्य किए, जैसे पितृभूमि और नागरिकता जैसी भावना को फैलाए, संविधान का निर्माण किए, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता की भावना को फैलाए इस तरीके से, और लोगों को बोला कि सारे लोग एक समान है, कोई भी ऊंच नीच, कुलीन, पादरी, ऐसा किसी के साथ ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले फ्रांस में फैली। तो यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, मैंने इस चीज को बताया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको आगे बताया कि फ्रांसीसी क्रांति का ये विचार क्या था। मैंने इसमें सामाजिक कारण, इस क्रांति के सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और तत्कालिक कारण बताया था। सामाजिक कारण के अंदर मैंने ये बताया कि समाज 3 वर्गों में विभाजित था, वहां पे क्या होता था, भेदभाव होता था, इस वजह से क्रांति हुई। राजनीतिक कारण में क्या था, राजा अत्यंत खर्चीला, कह सकता हूं कि राजा जो है वो अयोग्य था, कुछ शासन के लायक नहीं था, कुशासक था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, टैक्स को बढ़ाता था, सामंती व्यवस्था को चलाता था इस तरीके से। और साथ में कह सकता हूं वहां पे एक स्टेट जनरल होती थी। स्टेट जनरल का मतलब आज हमारे यहाँ पे जो कह सकता हूं जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको वहां पे स्टेट जनरल के नाम से जानते थे। साथ में उसको बाद में नेशनल असेंबली के नाम से कर दिया गया। तो वो सारी चीजें मैंने बताया था। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि जो राजा होता था, राजा की जो वाइफ थी वो अत्यंत खर्चीली, वो लोग क्या करते थे, अपने निजी जिंदगी के लिए
लोगों से टैक्स लेते थे और उसका उपयोग राज्य के कार्य के लिए ना करके अपने खुद के लिए करते थे, निजी खर्च के। तत्कालिक कारण क्या था, 1788 से 89 के बीच में अकाल आता है फ्रांस के अंदर, और वहां पे कह सकता हूँ रोटी इतनी महंगी हो चुकी थी कि लोग उसको एफर्ड नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार से चीजें हुई। कारण क्या था, यही मैंने आपको कल एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दिया था। इस तरीके से ये सारी चीजें लिखी गई हैं। इसके बाद क्या होता है, आपको दो कारण यहाँ पे भी दिख जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने के लिए कई सारे काम किए। पितृभूमि और नागरिकता की भावना को बताया, और यहाँ पे संविधान को समान अधिकार दिया, राजसी प्रतीक को हटा करके फ्रांसीसी झंडे का उपयोग किया, स्टेट जनरल द्वारा इस तरीके से बदल करके पार्लियामेंट में नॉर्मल लोगों को भेजना स्टार्ट किया। यहाँ पे राष्ट्र के नाम पे राष्ट्रगीत बनाए, और यहाँ पे और भी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करके कल भी बता दिया और आज भी यहाँ पे चीजों को समझा दिया। इसके बाद होता क्या है, यूरोप पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं ये कह रहा कि फ्रांस के अंदर भी निरंकुश राजा थे, और कह सकता हूं कि यूरोप के अन्य देशों के अंदर भी निरंकुश राजा थे। तो अगर फ्रांस के अंदर ऐसा होता है कि वो अपने निरंकुश राजा को हटा देते हैं, तो लोगों के, यूरोप के दूसरे देशों के लोगों के मन में भी तो ये आएगा कि जिस प्रकार से फ्रांस क्रांति करके इस प्रकार का कार्य कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से उसका इंपैक्ट हो जाता है। दूसरा इसमें क्या है कि ये राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हो जाता है, जैसे कि वहां पे फ्रांस के अंदर हुआ वैसे यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। बोल रहा कि जिस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता और कह सकता बंधुत्व, भाईचारे की भावना फैली, तो लोगों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर भी ऐसा हो सकता है, यानी कि प्रभाव पड़ता है। यानी कि कह सकता हूं फ्रांस के अंदर जो भी चीजें हुई उसका इंपैक्ट यूरोप के दूसरे देशों पे भी पड़ता है, इस तरीके से। और चौथा क्या है, सामंती व्यवस्था सारे देशों के अंदर चल रही थी, फ्रांस के अंदर खत्म, तो यहाँ पे भी खत्म हो जाता है। इसके बाद मैंने बताया था लोकतंत्र के विचारों का विस्तार, कि प्रजा ही क्या करेगी, शासन करेगी, जनता ही शासन करेगी, जनता ही क्या करेगी, जनता के लिए नियम बनाएगी। इस प्रकार से ये भी इंपैक्ट पड़ा था। मैंने 8 कारण आपको बताए थे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मैंने बताया कि ये किस प्रकार से दूसरे देशों के अंदर जाता था और ऐसे कार्य करता था जो कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को फैलाए। 7वां कारण मैंने बताया था कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप केवल इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें क्लियर बता दी थी। इसके बाद क्या था, इसको नहीं करना, आप लोग देख लीजिएगा आगे। आधुनिक यूरोप कैसा बना, मतलब आज का जो आपको यूरोप दिखता है जिसके अंदर संविधान होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब एक प्रकार से जो मॉडल है वो फ्रांस की क्रांति के थ्रू ही आया था। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। अब होता क्या है, फ्रांस के अंदर प्रजा आपकी शासन करने लगती है। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आता है जिसका प्रजातंत्र के अंदर जो भी वहां पे शासन कर रहे हैं, यानी कि प्रजा उनको चुन करके, जनता चुन करके आगे भेजती है, वही जनता के लिए आपका नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन बाद में होता क्या है कि वो लोग थोड़ा सा काम को ढीले तरीके से करने लगते हैं, यानी कि काम को सही से नहीं करते हैं जनता के लिए। होता क्या है, वहां पे एक सैनिक होता है जिसका नाम हम लोग जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। उसका जन्म कब हुआ था, 1769 में हुआ था। वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप को फेमस करता है। फेमस का मतलब कई सारे युद्धों में पार्टिसिपेट करेगा, खुद के बारे में लोगों को दिखाएगा कि मैं एक कुशल राजा बन सकता हूं। और वो क्या करता है, धीरे धीरे करके वहां की जो सरकार होती है, सरकार को पूरी तरीके से गिरा देता है और खुद शासन को अपने हाथ में ले लेता है। इस तरीके से फिर क्या होता है, वो वहां पे फिर से दोबारा से प्रजातंत्र से राजतंत्र लेके आता है। लेकिन जिस प्रकार से राजतंत्र में लुई 16वां एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, टैक्स को बढ़ाता था, निरंकुश था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो क्या था, वो एक अच्छा व्यक्ति था, कह सकता हूं एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता था वो जनता के ऊपर। जनता जो जो चाहती थी, जैसे कि सारे लोग समान हो, किसी को विशेष अधिकार ना प्राप्त हो, इस प्रकार की चीजें तो वो करता था। इसके लिए उसने क्या किया, 1804 में एक नेपोलियन संहिता लागू की, जो उसकी क्या थी, कह सकता हूं एक प्रकार से नेपोलियन संहिता उसका एक प्रकार का सिद्धांत था। उसने इसको लागू किया और उसने बताया कि जो भी कानून है सबके लिए समान होगा। जिनको जन्म से आधारित, यानी कि जो भी विशेष अधिकार प्राप्त है, कुलीन और पादरी को, वो खत्म कर दिए जाएंगे। संपत्ति को अधिकार को मान्यता देता है। इस प्रकार से नेपोलियन संहिता मैंने बताया कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताई थी। इसके बाद क्या होता है, मैंने प्रशासनिक सुधार में ये सारी चीजें बताई, आपको ये चीजें समझा दिया था अच्छे ढंग से, अच्छे प्रकार से। और इसको मैंने सामंती व्यवस्था का पतन बताया, यानी नेपोलियन का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछता है
तो नेपोलियन संहिता, प्रशासनिक सुधार और सामंती व्यवस्था के बारे में आपको लिखना होगा। इसके बाद मैंने बताया कि जब ये क्या करता था, जब अपन फ्रांस के अंदर तो ये सारी चीजें लागू कर दिया, अब वो उसका मोटिव कह सकता हूं इस प्रकार के कुछ इस प्रकार का था कि वो अपने देश में तो लागू करके ही उसको वो मानता नहीं था। वो क्या किया, दूसरे देशों में भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दूसरे देश भी छोटे छोटे टुकड़ों में थे, वहां पे भी अलग अलग राजा शासन करते थे। तो वो जब दूसरे देशों के अंदर एंटर करता था, अटैक करता था, तो वहां के राजा को क्या करता था, पूरी तरीके से हरा देता था। वहां के जनता के ऊपर ये जो अच्छे काम है जिनको जनता चाहती है उस चीजों को करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वहां के राजाओं को हटाता, जो वहां के निरंकुश राजा लोग थे उनको हटाता था और वहां पे अपने व्यक्ति अपने लोगों को वहां पे बैठा देता था और ये सारी चीजों को वहां पे लागू कर दिया। तो जो भी अलग अलग देशों के अंदर जो भी राजा थे, वो लोगों को नेपोलियन आपका पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनका तो वो पूरी तरीके से कह सकता हूं काम को ही भी खत्म कर दे रहा, राजा को ही हटा दे रहा, तो उनको उससे प्रॉब्लम हो गई। तो सारे लोग क्या किए, मिल करके 3-4 देशों ने, जिसमें प्रशा, ब्रिटेन ये सब होते हैं, वो लोग मिल करके क्या करते हैं, इसके खिलाफ लड़ाई कर लेते हैं। किसके, नेपोलियन के। तो नेपोलियन के खिलाफ जब वो लड़ाई करते हैं तो उससे वो एक युद्ध होता है जिसको हम लोग वाटरलू का युद्ध कहते हैं, उसमें 1815 में उसको हरा देते हैं। होता क्यों है, कह सकता हूं एक प्रकार से वो तो उन्होंने मिलके हरा ही दिया, लेकिन एक और कारण था इसके पतन का। याद रखिएगा कि वो क्या करने लगा, जब दूसरे दूसरे देशों में अपना जब कह सकता हूं कि युद्ध करने लगा, तो उसको पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। तो मतलब उसको आर्थिक कह सकता हूं कि कमजोरी धीरे धीरे होने लगी। तो जिन जिन देशों में उसने क्या किया था, कब्जा किया था, वहां के लोगों से वो धीरे धीरे टैक्स को ज्यादा करने लगा, लेने लगा। तो लोग वहां के असंतुष्ट होंगे। साथ में दूसरी चीज कि वहां के जो लोग थे उनको वो जबरदस्ती सैनिक बना करके सैनिक में यानी कि अपने सैनिक रूप में भर्ती करने लगा। लोग यहाँ से भी असंतुष्ट हो गए। तो तीसरी चीज कि लोग जो राजा लोग थे दूसरे देशों के, वो भी उससे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये रहा तो हमारा यहाँ से काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और हम क्या होंगे, यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने 1815 में वाटरलू के युद्ध में उनको हरा दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है कि किस प्रकार से ये होता है। इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव यही पड़ा कि जो जो चीजें उसने फ्रांस में की थी उसी को क्या किया, यूरोप में धीरे धीरे फैलाने लगा और लोगों को लगता था कि वो उनका मुक्तिदाता है। मुक्तिदाता का मतलब उनका उद्धार करने वाला है। जिस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम में होता है तो जो भगवान होते हैं वो उनका उद्धार करते हैं, वैसे ही सेम लोगों को नेपोलियन के बारे में लगने लगा कि जितने भी दूसरे देश के लोग कह सकता हूं एक प्रकार से राजतंत्र के अंदर, निरंकुश राजतंत्र के अंदर उपस्थित है, अगर यूरोप के उन देशों में नेपोलियन जाता है तो वो क्या करेगा, उन चीजों को सही कर देगा। इसी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया। आंसर कैसे लिखना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई, नेपोलियन का पतन किस प्रकार से होता है। इसके बाद आती है जब नेपोलियन का पूरी तरीके से पतन हो जाता है। मैंने बताया था कि 1815 में वाटरलू के मैदान में या युद्ध में कह सकता हूं कि जो नेपोलियन था वो पराजित हो जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। उसकी डेथ कितने साल बाद होती है, तो याद रखिए उसकी डेथ जो होती है 1821 में होती है, यानी कि 1815 में हुआ था युद्ध और वो कब उसकी डेथ हुई, 1821 में। और जन्म कब हुआ था, 1769 में पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को याद रखिए। इसके बाद होता क्या है, 3-4 देशों के कह सकता हूं जो हेड होते हैं, जो मंत्री होते हैं, आपस में मिल करके ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है जो कि यूरोप का ही एक देश है और वहां उसकी राजधानी है वियना। तो वहां पे 3-4 देशों के लोग जो क्या थे, नेपोलियन द्वारा हटा दिए गए थे, वो आपस में मिल करके एक संधि करते हैं और बात करते हैं कि नेपोलियन ने जिन जिन कामों को किया है हमें क्या करना है, उसे पूरी तरीके से खत्म करना है। क्यों? क्योंकि वो तो एक तरीके से प्रजातंत्र का काम कर चुका था, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को फैला दिया था। तो वहां पे ये लोग तो राजा थे और इनका मानना था कि यहाँ पे हमें राजतंत्र को स्थापित करना है। जब तक राजतंत्र नहीं होगा उनका क्या होगा, वो उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रकार की संधि की जिसको हमने यहाँ पे वियना की संधि के नाम से जानते हैं, जिसमें एक व्यक्ति थे जो कि ऑस्ट्रिया के ही प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं, जिनका नाम था मेटरनिक। उन्होंने क्या बोला कि जब इनका एक स्टेटमेंट आता है कि जब फ्रांस छींकता है तो उसकी वजह से जो सर्दी जुकाम है वो पूरे यूरोप में हो जाती है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाता है तो इंपॉर्टेंट है, किसका है, मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के मंत्री हैं। क्या है इसका मतलब कि फ्रांस के अंदर क्रांति हुई तो उसकी वजह से
चारों तरफ क्या हुआ, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैल जाती है। क्यों उन्होंने बोला कि जब छींकता है तो जब छींके कोई व्यक्ति अगर छींकेगा तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया की वजह से और भी लोगों को अगल बगल होगा तो उनको हो सकता है। वही चीजें इसने यहाँ पे बोल रखी है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए। उसमें कौन सा उद्देश्य था ये वियना की संधि में, वो चाहते थे कि हमारा राजतंत्र दोबारा से स्थापित हो जाए। इस तरीके से मैंने आपको इसमें निर्णय क्या लिए गए, इसमें निर्णय ये था, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जर्मनी को कह सकता हूं कि 39 भागों में बांट दिया गया और इटली को भी छोटे छोटे द्वीपों में बांट दिया जाता है वियना की संधि के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको दो चीजें फिर से देखने को मिलती है, एक होता है नई रूढ़िवाद, दूसरा होता है उदारवाद। नई रूढ़िवाद एक प्रकार की विचारधारा होती है जिसके अंतर्गत लोगों को ये लगता है, लोगों को नहीं लगता है, जो राजा लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर इस देश को चलाना है, इस देश मतलब पूरे यूरोप में अगर शांति को स्थापित करना है तो नई रूढ़िवाद एक प्रकार के विचारधारा थे। इसके अंतर्गत ये करना होगा कि जो पुराना राजतंत्र है हमें दोबारा से उसी प्रकार के स्थापित कर देना है। बस इसमें थोड़ा सा आपको कह सकता हूं कि सुविधा दे दी जाए किसको, जनता को, जिससे जनता क्या उसी से खुश हो। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं था क्योंकि फ्रांस की क्रांति के द्वारा लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरीके से फैल चुकी थी और नेपोलियन ने तो उसको और भी बढ़ा चढ़ा के काम कर दिया। तो यहाँ पे रूढ़िवाद का मतलब कि राजतंत्र को दोबारा से स्थापित करने की विचारधारा को रूढ़िवाद कहते हैं। और उदारवाद के बारे में मैंने बताया था कि ऐसे लोग जिनके अंदर एक ऐसा विचार है कि हमें क्या करना है, हमें स्वतंत्रता, समानता, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की चीजें चाहिए जो कि फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ था लोगों के साथ। हाँ, वो ऐसी विचारधारा को हम लोग उदारवाद कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने आपको दोनों चीजें समझाई थी और यहाँ पे नई रूढ़िवाद के बारे में आपका लिखा गया था, मैंने आपको एक एक लाइन करके यहाँ पे समझाया था। यहाँ पे उदारवाद के बारे में मैंने समझाया और इसके बाद मैंने बताया कि 1815 से लेकर के 1830 तक के बीच में ये सब हुआ था, ये सारी चीजें। जस्ट एक मिनट रुक जाइएगा यहाँ पे। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको यहाँ पे फिर से दोबारा से कर देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि नई रूढ़िवाद और उदारवाद की जो विचारधारा है वो क्या थी। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें यहाँ तक बता दी और यहाँ पे देखिएगा कहाँ तक मैंने आपको बताया था। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैंने अभी अब इसको दिखा दे रहा। हाँ, ये मैंने नई रूढ़िवाद के बारे में आपको बता रखा है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उदारवाद क्या होता है, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको बताया कि 1815 से लेकर के 1830 के बीच में ये जो राष्ट्रवाद की भावना है ये धीरे धीरे फैलती है और लोग चाहते हैं, वहां के जो राजा होते थे उनका मानना था कि हम नई रूढ़िवाद को वहां पे स्थापित करेंगे और साथ में उदारवाद की भी भावना चल रही थी। लेकिन ऐसा, ये उदारवाद की भावना जो थी वो गुप्त होती थी, ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं होता था। लेकिन 1830 से लेकर के 48 के बीच में कई सारे ऐसे युद्ध होते हैं जिनकी वजह से हम 1830 से लेकर के 48 तक के टाइम को क्रांतिकारियों का युग कहते हैं, जिसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी कि 1830 में जुलाई के अंदर एक ऐसी क्रांति होती है जो कि किस देश में होती है, फ्रांस के अंदर होती है। क्यों होता है? फ्रांस के अंदर एक राजा होता था जिसका नाम था चार्ल्स दसम। वो क्या करता है, लोगों के ऊपर फिर से दोबारा से बेरोजगारी, ऐसा आर्थिक संकट डालने लगता है, टैक्स लेने लगता है, निरंकुशता को दिखाने लगता है, जिसके बाद क्या होता है, लोग उससे भिड़ जाते हैं, मतलब कि एक प्रकार से रोड पे उतर जाते हैं और वो दोबारा से उसके खिलाफ विद्रोह करने लगते हैं। जिसके बाद चार्ल्स दसम को हटा करके वहां पे एक राजा होता है जिसको लुई फिलिप के नाम से जानते थे, उसको स्थापित कर दिया। 1830 में जुलाई क्रांति हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया, दूसरी लड़ाई हो गई। पोलैंड क्या था, रूस से अपना युद्ध करने लगा कि मुझे भी आजादी चाहिए, तो वहां पे तीसरा युद्ध हो गया। इसके बाद और इसमें इटली के अंदर मैंने बताया कि इटली के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना फैल चुकी थी, लेकिन वो लोग चाहते थे कि हम लोग क्या हो, अलग हो जाए, मतलब कि एक इटली एक देश बन जाए फ्रांस की तरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे 4 लड़ाइयां होती है। इसके बाद मैंने आपको 1848 में एक लड़ाई बताई थी। ये तो मैंने बताया कि क्यों ऐसा युद्ध हुआ, जुलाई क्रांति के बारे में। एक और चीज, 1848 की क्रांति को हम लोग क्रांति का वर्ष भी कहते हैं। 1848 में एक और लड़ाई हुई थी जिसको हम लोग उदारवाद की क्रांति कहते हैं, फ्रांस की क्रांति कहते हैं। फ्रांस के अंदर दोबारा क्रांति होती है। क्यों? क्योंकि जो मैंने भी आपको बताया 1830 की जुलाई क्रांति के बाद जो आपका लुई फिलिप था उसको मतलब लगा दिया गया था राजा के तौर पे।
वो भी फिर से दोबारा ऐसा काम करने लगा था, जिसकी वजह से दोबारा वहां पे लड़ाई होती है और फ्रांस के लोग दोबारा से यहाँ पे राजतंत्र को समाप्त करके दोबारा क्या करते हैं, यहाँ पे प्रजातंत्र को स्थापित कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारवादी क्रांति कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो जाए, हमको समानता की भावना मिल जाए, यानी हमें क्या हो सकता है, समानता प्राप्त हो, स्वतंत्रता मिले और बंधुत्व की भावना फैले। इसी को हम लोग यहाँ पे 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। यहाँ तक सारी चीजों को मैंने कल बता रखा है, और भी इसमें थोड़ी सी चीजें थी, मैं आपको दिखा दे रहा। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो बचा हुआ अगला पार्ट है, मैंने कहां तक कल पढ़ा दिया था, ध्यान से देख लीजिए, फिर जो भी चीजें हैं मैं आपको फिर से दोबारा से बता दे रहा। यहाँ पे मैंने क्रांतिकारियों का योग पढ़ा दिया था। अब मैं यहाँ पे आपको जर्मनी का एकीकरण, साथ में आपको इटली का एकीकरण, और फिर कह सकता हूँ जो थोड़े से ये दो छूटे हुए टॉपिक है, छोटे छोटे, मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो आइए इस चैप्टर को यहीं तक पूरा पढ़ ले देंगे और फिर क्या होगा, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी चीजें मैंने आपको रिवाइज की है, इसको मैंने पूरी डिटेल में आपको पहले ही बता रखा है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण को समझते हैं। याद रखिएगा, इस चैप्टर में आपके 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल लॉन्ग में फिक्स होते हैं, जिनके अंदर से आपका आता है फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से फैला, यूरोप में फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपसे पूछेगा जर्मनी का एकीकरण समझाइए, इटली का एकीकरण। ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपका लॉन्ग में बनता है, और लॉन्ग में आपको आंसर कितना इजी तरीके से मैंने लिखना सिखा दिया, किस प्रकार से मैंने बातों को बताया, आपको वही याद रखना, आपको उसी को लिख देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण को समझते हैं और फिर देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ। एकीकरण का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एक करके एक एक वर्ड्स को भी अच्छे से समझाऊंगा। तो याद रखिएगा, एकीकरण का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, कई छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये सारे मैंने आपको बताया कि 1815 की वियना की संधि के बाद हुआ क्या था, जर्मनी को जो है 39 भाग में विभाजित कर दिया था, यानी 39 छोटे छोटे टुकड़े थे। और सब सारे, मान लीजिए ये एक स्टेट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठा, ऐसे आपके टोटल कितने थे, 39 थे। और 39 थे, तो 39 के अंदर अलग अलग प्रकार के राजा थे, अलग अलग प्रकार के लोग शासन किया करते थे। तो यहाँ पे जब ये शासन करते थे, तो वहां पे वो जनता भी परेशान हो जाती थी, लोगों के अंदर एकजुट की भावना नहीं आ पाती थी। वो लोग लोगों के ऊपर टैक्स को, सामंती व्यवस्था को स्थापित करते थे, ऐसी सारी चीजें करते थे। जबकि ये लोग क्या है, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैली हुई थी, ये चाहते थे कि हम लोग मिलजुल करके एक साथ हो जाए और हमारे अंदर भी क्या हो, हमारे देश के अंदर ये जो राजतंत्र है ये हट करके आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आपका प्रजातंत्र के अंदर कन्वर्ट होना वहां की जनता चाहती थी। जबकि इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए थे, इसके लिए कई सारे 1815 के बाद कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं पाया। वहां के जो राजा होते थे वो उस चीजों को दबा देते थे, यानी कि स्वीकार नहीं करते थे कि यहाँ पे प्रजातंत्र होगा, जनता को ही जो भी विद्रोह करता था उनको दबा दिया जाता था, इस प्रकार की चीजें। 1948 में क्या होती है, कई सारे लोग मिलकर के एक संसद का निर्माण करते हैं। संसद का निर्माण का मतलब जनता ही, आम जनता के ही लोग वहां पे मिलते हैं और आपस में कह सकता हूं, आपस में बात करते हैं किस चीज के बारे में, कि जर्मनी का भी क्या होगा, एक प्रकार का कह सकता हूं कि जर्मनी का भी अपना संविधान होगा। क्या कि 1848 में जब क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई दोबारा से, तो यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी के अंदर कई सारे लोग आपस में मिलते हैं और एक संसद का निर्माण करते हैं। संसद मैं अभी इसको समझा रहा, फ्रैंक मर्ड संसद, इसका मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। तो होता क्या है, जितनी भी जनता थी, जनता के अंदर से कुछ बुद्धिजीवी लोग, यानी कि जो समझदार थे, वो निकलते हैं और कहते हैं कि हम आपस में मिलकर के एक संविधान का निर्माण करेंगे। और वो लोग जिस सभा में बैठे थे उसी को हम लोग फ्रैंकमर्ट संसद के नाम से जानते हैं। लेकिन वहां के और उनका मानना था कि हम संविधान की रचना करेंगे जिसके अकॉर्डिंग सभी लोग समान होंगे, सबको समान अधिकार। लेकिन वहां के जो व्यक्ति थे, जो राजा लोग थे अलग अलग, उनको ये चीजें पसंद बिल्कुल नहीं आती थी। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जर्मनी है, और जर्मनी आपको यहाँ पे फ्रांस दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना दिख रही, रसिया दिख रही, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा, ये इसका मास्को है इस प्रकार से। तो ये आपको जर्मनी दिख रहा हो छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ऐसा होता है कि 1848 में लोग निकलते हैं, उदारवादी क्रांति को देख करके वो चाहते हैं कि हमारा भी संविधान बनेगा।
लेकिन वहां के जो राजा लोग थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने वैसे लोगों को दबा दिया। फिर कैसे इसके अंदर आपका राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, किस प्रकार से ये देश बना। तो याद रखिएगा 1800 कई सारे लोग चाहते थे कि ऐसा काम किया जाए, यहाँ पे हम लोग एकजुट होकर के काम करें, लेकिन हो नहीं पाता था। तो 1862 में एक देश होता है जिसका नाम था प्रसिया। कौन? मैं आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा लिख दे रहा, 1862 में एक देश होता है जिसको हम लोग प्रशिया या प्रुशिया के नाम से जानते हैं। वहां पे एक व्यक्ति था जो कि प्रधानमंत्री बनता है प्रशिया का, जिसका नाम था ऑटोआन बिस्मार्क। उसने क्या किया कि कह सकता हूं कि अलग अलग मतलब कि जैसे जर्मनी के अंदर कई सारे राजा का शासन था, जैसे यहाँ पे डेनमार्क के राजा भी आकर के उपस्थित थे, शासन कर रहे थे, और भी बहुत सारी जगह ऑस्ट्रिया भी कुछ क्षेत्रों पे आपका कवर किया हुआ था। इस प्रकार से उसने क्या किया, पहले ऑस्ट्रिया से मिला, डेनमार्क से लड़ाई करता है, डेनमार्क वाले हिस्से को जीत लेता है। फिर क्या करता है, ऑस्ट्रिया से लड़ाई करता है, ऑस्ट्रिया वाले के हिस्सों को जीत लेता है। फिर थोड़ा सा बचा हुआ जो भाग होता है उसको दूसरे से लड़ाई करके ऑटोवन बिस्मार्क क्या करता है, उसको मिला लेता है और मिला करके एक देश का निर्माण करता है जो कि जर्मनी के नाम से आज हम उसको जानते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं और जर्मनी का एकीकरण। मैंने आपको स्टोरी बता दी, बाकी क्या क्या लिखा गया मैं आपको समझा दे रहा, इसका आंसर कैसे लिखना है ये भी साथ में मैं आपको ये भी बता दे रहा कि ऑटोवन बिस्मार्क के बारे में हमें थोड़ी सी चीजें पढ़नी होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑटोवन बिस्मार्क कौन था, उनके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, उसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पे लिखना बता देता हूँ। एक और चीज, ऑटोवन जो बिस्मार्क था उसने एक प्रकार की नीति अपनाई थी जिसको हम कहते हैं लौ एवं रक्त की नीति। यानी कि हम क्या करेंगे, जर्मनी का एकीकरण एक प्रकार की योजना के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर जरूरत हुई तो हम लड़ाई भी करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम कूटनीति का उपयोग यानी अपने दिमाग का उपयोग करके, प्लानिंग का उपयोग करके जर्मनी के एकीकरण को करेंगे। तो आइए यहाँ पे मैंने जर्मनी के एकीकरण की कहानी बता दी, इस संसद के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तब तक पहले जो लिखा है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण है, बिल्कुल मैंने जो आपको समझाया वही चीजें आपको यहाँ पे लाइन टू लाइन लिखी हुई मिल जाएंगी। मैं इसको पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि क्या लिखा गया। देखिएगा ध्यान से, बोला कि 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी क्या था, कई छोटे छोटे राज्यों में और राजशाहों में विभाजित था। मैंने आपको बताया कि सन 1815 के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे कि वियना की संधि के अकॉर्डिंग जर्मनी को 39 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, वहां पे अलग अलग राजा को स्थापित कर लिया जाता है। इसके बाद बोला कब हुआ था, 1815 के वियना कांग्रेस के बाद ऐसा हुआ था, 39 राज्यों में बना दिया गया था, जिसको हम लोग जर्मन कॉन्फेडरेशन के नाम से जानते थे, जर्मनी के नाम से नहीं जानते थे उस पूरे ग्रुप को। बोला कि हर राज्य की अपनी सेना होती थी, कानून और शासन व्यवस्था थी। इस समय जर्मनी में राष्ट्रीयता और एकता की भावना धीरे धीरे फैल रही थी। मैंने बताया कि 1815 से 30 के बीच धीरे धीरे भावना फैली राष्ट्रवाद की। 1848 में उन्होंने एक संसद की डिमांड भी की थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा, विकसित हो रही थी। बोला कि 1848 में यूरोप में क्रांतियों का साल रहा और यहाँ पे क्या हुआ, 1848 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किया गया। आपसे पूछा जाता है कि जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट संसद कब बनी थी, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 1848 में। फ्रांस की दूसरी क्रांति कब हुई, सर 1848 में। उदारवादी क्रांति कब हुई, 1848 में। किस वर्ष को हम लोग क्रांति के नाम से, क्रांति वर्ष के नाम से जानते हैं, 1848 को। तो यहाँ पे क्या होता है, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद का गठन होता है। इसका उद्देश्य क्या था कि जर्मनी के राज्यों का क्या बनाया जाए, संविधान बनाया जाए, इंपॉर्टेंट है, और एक राजा बनाया जाए पूरे देश का। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सारे राजा नाखुश हुए, उन्होंने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया और जो संसद थी वो कैसी हो गई, असफल। इस असफल प्रयास ने जर्मनी में ये दिखा दिया कि लोकतांत्रिक विचार यानी प्रजातंत्र का जो विचार है और जनता की इच्छा से एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक कठोर या एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। वही चीजें आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद होता क्या है, आगे देखिएगा। आगे मैंने जो आपको स्टोरी बताई कि 1862 में ऑटोवन बिस्मार्क आपका प्रशिया का मंत्री बनता है। तो यहाँ पे कब, 1862 में एक देश होता है प्रुसिया, इसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो वो ऑटोवन बिस्मार्क। इसने क्या किया, जर्मनी के एकीकरण के लिए सोचा कि हम इसके जर्मनी का एकीकरण करेंगे। और उसने कौन सी नीति अपनाई, तो इंपॉर्टेंट है, रक्त और लोहे की नीति यानी कि रक्त और लौह की नीति अपनाई, जिसका मतलब ये था कि सैन्य शक्ति और कूटनीति के माध्यम से हम राष्ट्र को
एकीकृत करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कह सकता हूं कि उनको हम एकीकृत एकीकरण उसका करेंगे। इसके बाद क्या बोला कि बिस्मार्क के नेतृत्व में 3 युद्ध लड़े गए। मैंने आपको बताया कि पहला उसने डेनमार्क के खिलाफ लड़ा, दूसरा उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ा, और तीसरा एक और युद्ध लड़ता है जिसके बाद क्या होता है, जर्मनी को फिर वो दोबारा से स्थापित कर देते। मैं सारी चीजों को अभी थोड़ा सा अलग से लिख दूंगा, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा। बोला कि पहला युद्ध इंपॉर्टेंट है, बोला कि 1864 में लड़ता है किसके खिलाफ, बोला कि डेनमार्क युद्ध लड़ता है। कौन कौन मिलके यहाँ पे लड़ेगा, तो एक देश होगा ऑस्ट्रिया और प्रशिया। तो डेनमार्क युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, डेनमार्क, और दूसरी तरफ कौन था, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा कि 1862 में ऑटो वन बिस्मार्क एक युद्ध लड़ेगा जिसको डेनमार्क युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें डेनमार्क और कौन होगा वर्सेस यहाँ पे प्रशिया होगा कुछ इस तरीके से, और साथ में कौन होगा, ऑस्ट्रिया होगा। कुछ इस प्रकार से आपका ऑस्ट्रिया होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये पहला युद्ध हो जाता है, फर्स्ट नंबर। सेकंड क्या बोल रहा कि अब क्या होता है, यहाँ पे प्रशिया भी और ऑस्ट्रिया भी दोनों को थोड़े थोड़े जगह क्षेत्र मिल जाते हैं, किसके, जर्मनी के। डेनमार्क को हराया, और ये दो जगह है, एक है स्वेस्लिंग, याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। प्रशिया को मिल जाता है होल्स्टीन, ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। ये दोनों नाम कहाँ के हैं, तो ये जर्मनी का ही राज्य है, जर्मनी का ही एक क्षेत्र होता है। वो किसको मिल जाता है, दोनों ने जीता तो इन्हीं को मिल जाएगा। इसके क्या बात बोला कि दूसरा युद्ध किसके बीच होता है, तो इंपॉर्टेंट है किसके बीच होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये होता है आपका ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के बीच 1866 में, यानी 4 साल बाद। इसी को हम लोग, इंपॉर्टेंट है आपको, इसको 7 वीक्स वार के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोला कि जिसमें प्रुशिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसके बाद जो जर्मनी का ऊपरी वाला पार्ट आज आपको दिखने लगता है, यानी कि जर्मनी टोटल जो हिस्सा है उसमें जो ऊपरी वाला भाग है उसको क्या करता है, इसने अपने प्रशिया अपने में मिला लेता है, और बोला कि इस पे क्या करता है, नियंत्रण कर लेता है। और तीसरा सबसे निर्णायक कौन था, फ्रांस और प्रशिया का युद्ध होता है, और यहाँ पे 1870 से 71 के बीच, जिनके माध्यम से ये क्या करता है, दक्षिणी हिस्से को भी अपना लेता है। और इस प्रकार से उसने क्या किया, प्रशिया सारी चीजों को जीत करके क्या करता है, जीतने के बाद वो जर्मनी का एकीकरण करता है। कौन कौन से युद्ध में, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा। पहला आपका जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था, ये हुआ था डेनमार्क युद्ध। कब, 1862 में। कौन कौन, डेनमार्क कुछ इस तरीके से, और वर्सेस कौन था आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है प्रशिया, और दूसरा कौन सा, प्लस ऑस्ट्रिया। जीतता कौन है, तो याद रखिएगा इसमें यही वाले जीतते हैं, ये जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध होता है 1866 में, कौन सा, याद रखिएगा, इसमें युद्ध होता है जो ना, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि 7 वीक्स वार होता है। कब, 1866 में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका युद्ध का नाम मैं भी लिख दूंगा। होता किसके बीच है, प्रशिया होता है वर्सेस कौन सा, ऑस्ट्रिया। और कौन जीतेगा, फिर दोबारा से प्रशिया जीतता है। कौन कौन इसको कर रहा, तो डेनमार्क, अरे सॉरी, ऑटो वन बिस्मार्क करा। फिर इसके बाद 1870 से 71 के बीच किसके बीच होता है, ये तो सेम रहेगा, प्रशिया, और उधर कौन हो जाता है, फ्रांस हो जाता है, इस तरीके से, वर्सेस फ्रांस, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे भी प्रशिया जीतेगा और इटली का एकीकरण कर देता है, कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑटो वन बिस्मार्क दूसरे देश का हो करके भी वो क्या करता है, इटली का एकीकरण करता है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। पहले वालों को डेनमार्क युद्ध के नाम से जानते हैं, दूसरे वालों को 7 वीक्स वार के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, उस चीज को याद रखिए, डेट भी याद रखिए। तो जर्मनी का एकीकरण क्या बोल रहा है कि वो सारी चीजें होती हैं, तीनों युद्ध होता है, निर्णायक हो जाता है तीसरा वाला। और 1 जनवरी 1871 को क्या होता है, जर्मन के सभी राज्यों को प्रशिया का नेतृत्व में जर्मनी साम्राज्य बनाया गया, यानी सबको मिला जुला के एक ही देश बना गया। और प्रशिया के अंदर एक राजा हुए जिनका नाम था, प्रशिया के राजा कौन थे, प्रशिया के राजा थे उस टाइम 1871 में, जिनका नाम था विल्हेम फर्स्ट। कौन, विल्हेम फर्स्ट। तो ये क्या होता है, इन्हीं को वहां का राजा बना दिया जाता है, इनको घोषित कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है 1871 में कौन राजा बना था। एक ही, और इसमें क्या हुआ, यूरोप ने सारी चीजों को देखा, यूरोप के दूसरे लोग भी देखे, और इस तरीके से फ्रांस कमजोर हुआ, जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र बन गया। इसके अलावा एकीकरण ने राष्ट्रवाद की भावना को, संविधान, ये सारी चीजें समझ में आपको आ जाएंगी।
अब हम क्या लिखेंगे, ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में, ये तो हमने जर्मनी का एकीकरण लिख दिया, हमें समझ में आ गया। हम ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में फिर से वही चीजें लिखेंगे, प्रशिया का व्यक्ति था, ये क्या था, एक प्रमुख नेता था, इसने क्या किया था, लौ और रक्त की नीति को अपनाया था, साथ में इसने 3 प्रकार के युद्ध लड़े थे जिसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण हो पाया। ये सारी चीजों को जब हम लिख देंगे तो यहाँ पे ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में देखिएगा, आपके पास कितने, कम से कम 1 पेज के बारे में ये सारी चीजें हो जाएंगी, अगर आप जब इसको अच्छे से यहाँ पे लिखोगे तब। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये आता है एग्जाम में, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे सेम इसी तरीके से हम इटली का एकीकरण पढ़ लेंगे, और इटली के एकीकरण के बाद ये चैप्टर आपका एक टॉपिक और बचेगा, मैं उसको बताने के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बोला कि इटली का एकीकरण, आप यहाँ पे 1815 में देख रहे होंगे कि इटली कई सारे देशों, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है। अगर आप आज यही इटली देखेंगे तो आपको ये नीचे का ऐसे कुछ इस प्रकार का भाग दिखेगा, वही आपका इटली है। तो आपको यहाँ पे कई सारे स्टेट दिख रहे होंगे, ये देखिए साइड में फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे एक इटली का छोटा सा भाग दिख रहा है जिसको हम लोग सिसिली के नाम से जानते हैं। ये कौन सा है, आपको यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट है, इसको नेपल्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये रोम दिख रहा, यहाँ पे, और आपको ये इंपॉर्टेंट है, पिडमोंट है। ये छोटे छोटे टुकड़े आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इटली का है। इस प्रकार से ये 1815 के तहत आपका पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो ये था इटली। आप देखें कि इटली इस प्रकार से विभाजित था। तो होता क्या है, इटली के अंदर भी तो कुछ लोग आएंगे जो इटली को एकीकृत करना चाहेंगे। एकीकृत का मतलब वो चाहेंगे कि यहाँ पे भी छोटे छोटे राज्य हैं, इनको भी मिला करके एक देश बना दिया जाए, और वहां की क्या हो, एक ही सरकार हो, वो क्या करे, जनता उसे चुने, इस प्रकार का शासन हो। तो होता क्या है, 1815 में इटली को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करने के बाद 1830 के टाइम पे एक व्यक्ति आते हैं, कौन, 1830, जिनको हम लोग मेजनी के नाम से जानते हैं। याद रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान देना है कि ये किससे संबंधित है, ये इटली के एकीकरण से। ये आते हैं और वहां पे क्या करते हैं, कह सकता हूं लोगों के साथ मिलके, लोगों के अंदर क्या करते थे, ये राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने का उपयोग किए। लेकिन मतलब राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, वहां के जो राजा थे उनको वो पकड़ करके जेल के अंदर डाल देते हैं, जहां उनको ये समझ में आता है कि अगर हम इस तरीके से वृद्ध व्यक्तियों या इन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैलाएंगे तो इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब जेल से वो बाहर आते हैं तो एक, कह सकता है, एक ग्रुप बनाना स्टार्ट किया जिसको हम यंग इटली के नाम से जानते थे। तो यंग इटली के अंदर उस टाइम वहां के जो युवा व्यक्ति थे वो क्या हुए, धीरे धीरे शामिल होना स्टार्ट कर दें। 1831-32 के टाइम पे ऐसा हुआ, क्या बना, आपका यंग इटली बन जाता है। जब यंग इटली आपका बनता है तो होता क्या, यंग इटली बनते ही उसमें कई सारे लोग धीरे धीरे होने लगते हैं, आने जाने, मतलब धीरे धीरे उसमें शामिल होने लगते हैं। आपने देखा कि 1830 से 48 के बीच कई सारी क्रांतियां होती थी। यंग इटली ने कोशिश की कि हम क्या करें, अपने यहाँ पे उपस्थित राजतंत्र को समाप्त करें, लेकिन इस प्रकार का बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन होता क्या, 1848 के बाद इनके अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि फ्रांस के अंदर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से प्रजातंत्र आपकी फैल जाती है। तो इस यंग इटली के अंदर कई सारे ऐसे भी लोग थे जो कि मेजनी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। अगर बात करें आज की, जो भारत में राष्ट्रवाद के टाइम कई सारे लोग सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थे, तो कई सारे, कह सकता हूं, महात्मा गांधी से, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी लोग होते हैं। तो होता क्या है, इसी यंग इटली के अंदर से कुछ लोग होते हैं, जिन मैं तीन नाम बता दे रहा। एक आपका व्यक्ति था जिसको हम लोग काउर के नाम से जानते थे, एक और व्यक्ति थे सर गैरीबाल्डी। ये इस तरीके से कुछ लोग थे जिन्होंने क्या किया, अलग अलग युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद राजाओं को हराया, और फिर क्या किया, जर्मनी को मिला करके एक राज्य बना दिया, यानी कि जर्मनी को एक देश बना दिया। तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो इसी चीज के बारे में मैं आपको यहाँ आगे बताया, जिस चीज को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बताया, यहाँ पे मैं इस चीज को बता दे रहा। तो ध्यान से पढ़ी देखिएगा, इटली का एकीकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। क्या बोल रहा, ध्यान से देखिए, बोला कि 19वीं सदी के शुरुआत में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जो कि कौन सा मैंने आपको फिगर में दिखाया। मैंने आपको बोला कि पोडमांट या पेदमांट, सार्डिनिया, नेपल्स, सिसिली, लैम्बॉर्डी, वेनेटो, रोम, टस्कनी, ये सारे राज्य। इसमें से अगर आपसे याद हो जाते हैं तो याद रख लीजिएगा सारा, नहीं तो 2-3 का नाम जरूर, जैसे कि रोम हो गया, सिसिली हो गया, नेपल्स हो गया, इनको याद रख लीजिएगा।
शामिल थे, क्योंकि आंसर लिखने में आपको अच्छा लगेगा, अच्छा होगा ये। कुछ राज्यों पर ऑस्ट्रिया का शासन था, तो कुछ पर स्थानीय राजाओं का। देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैंने बताया कि शासन करते थे। राज्यों में राजनीतिक एकता बिल्कुल नहीं थी, हर राज्य का अपना अपना अलग अलग प्रशासन होता था, बिल्कुल सेम कहानी जर्मनी की तरह। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी इटली काफी कमजोर हो चुका था, यानी कमजोर था। आर्थिक का मतलब वहां पे पैसे भी नहीं थे और साथ में राजा तो बुरे थे ही। इसके बाद क्या बोला, इस विभाजन के कारण इटली में क्या हुआ, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे फैलने लगी, जैसा कि मैंने आपको समझा। बोला कि इटली का एकीकरण कई कारणों से हुआ। कौन सा? सबसे प्रमुख कारण था कि ऑस्ट्रिया के अधीनता से मुक्ति। ऑस्ट्रिया उस पे राज्य क्या करता था, उसी से वो लोग उसके अधीन थे और वो लोग उससे मुक्ति चाहते थे। बोला कि राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता और समानता, ये सारी चीजें। बोला कि 1930 के मध्य, या सॉरी 19वीं सदी के मध्य इटली में कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिनमें यंग इटली का बोला कि संगठन बहुत महत्वपूर्ण। मैंने आपको बताया यंग इटली के बारे में। बोला यंग इटली की स्थापना 1831 में पूछता है, किसने की थी? सर मेजनी ने की थी। और इसका उद्देश्य इटली को स्वतंत्र कराना, लोकतांत्रिक संविधान बनाना, इस तरीके से। बोला मेजनी ने युवाओं को जोड़ करके क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे कह सकता हूँ राष्ट्रवाद के लिए अलग अलग ग्रुप होते थे, महात्मा गांधी के साथ कई सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस के साथ कई सारे लोग, वैसे ही मेजनी वहां के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या होता है, इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका के लिए कावूर इंपॉर्टेंट है, गैरीबाल्डी इसको बोलते हैं, और राजा एक और थे जिनको हम लोग विक्टर इमैनुअल के नाम से जानते हैं। विक्टर इमैनुअल द्वितीय इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए। बोला कि कावूर ने क्या किया, पेडमोंट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री ने कूटनीति और राजनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया को हराया और फ्रांस के खिलाफ गठबंधन बना लिया, फ्रांस से मिल करके। लेम्बोर्डी को पोडमांट में जोड़ करके इटली का उत्तरी हिस्सा ले लिया। गैरीबाल्डी ने दक्षिणी हिस्सा ले लिया। उसकी सेना को हम लोग रेड शर्ट्स के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आगे क्या बोला, इस प्रकार से सिसिली पर विजय प्राप्त की किसने? दक्षिणी हिस्से में कह सकता हूं गैरीबाल्डी ने। और इसको किससे दे दिया? इमैनुअल द्वितीय को दे दिया। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके परिणाम स्वरूप बोला 1861 में इटली एकीकृत साम्राज्य बना और विक्टर इमैनुअल द्वितीय पहला राजा बना। यानी कि जर्मनी का इटली एकीकरण कब हुआ था? 1871 में, जबकि इटली का 1861 में। इस चीज को याद रखिए। पहला राजा वहां पे कौन था? राजा विल्हेम। और यहाँ पे कौन था? इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इस चीज को याद रखिए। बोला कि इटली का एकीकरण कब हुआ पूरी तरीके? तब हुआ जब 1870 में रोम जो है वो इटली में शामिल हो गया। और आज पता है आपको उसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है। बोला कि इटली ने राजनीतिक स्वतंत्रता, एकता और आर्थिक मजबूती प्राप्त की। इस प्रक्रिया में मेजनी का राष्ट्रवाद, कावूर की कूटनीति, गैरीबाल्डी की सेना का योगदान था। और इटली का एकीकरण केवल यूरोप में राष्ट्रवाद की दिशा को ही महत्वपूर्ण नहीं करता। याद रखिएगा कि ये जो चीजें हो रही उस टाइम भारत में भी अंग्रेज देख रहे होगे आपके 1861-68 में ये सारी चीजें हो रही। उस टाइम भारत में भी क्या थे? अंग्रेज थे। और लोग, इंडिया के भी लोग अंग्रेजों से परेशान थे। तो उनको जो अब उसी में जो पढ़े लिखे लोग थे वो देखते थे उनका, वो लोग क्या करते थे, यहाँ से आपका ऑब्जर्व करते थे कि इस टाइम यूरोप में भी किस प्रकार से ऐसी चीजें हुई। क्योंकि एक तरीके से हम भी क्या करते हैं, जो इंडिया के भी उस टाइम के लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनको पूरे विश्व के बारे में वो अगर जानकारी रखते थे, तो उनको पता होता था किस प्रकार से ये सारे काम हो रहे हैं। तभी धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना स्टार्ट किए। इस प्रकार से पता चलता है कि कैसे इटली के अंदर एकीकरण हुआ। हमें यहाँ पे मेजनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, गैरीबाल्डी और कावूर, इन सब के बारे में पूछता है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, कावूर ने उत्तरी हिस्से को जीता और जो गैरीबाल्डी है ना, वो दक्षिणी हिस्से को जीता। इस प्रकार से तो यहाँ पे देख लीजिएगा मेजनी के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है ध्यान से देख लीजिए। बोला कि 1805 से 1872 ये सारी चीजें इटली के प्रमुख राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता थे। और इन्होंने क्या किया, इटली एकीकरण और स्वतंत्रता में प्रेरक माना जाता है। मेजनी का मानना था कि इटली को स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और एकीकृत राष्ट्र बनाना है और युवाओं को राष्ट्रवादी आंदोलन में जोड़ने के लिए कब? सन 1831 में इटली का यंग इटली की स्थापना की थी। इस प्रकार आपने पहले इसको देख लिया। बोला इसका उद्देश्य क्या था? इटली को विदेशी शासन से मुक्त कराना, विशेष करके ऑस्ट्रिया वहां पे राज्य कर रहा था। बी क्या है कि इटली के विभाजित राज्यों को एकीकृत करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करना, ये सारी चीजें। क्या बोला? यंग इटली में कई क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की और लोगों में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना को फैलाया। हालांकि प्रारंभिक विद्रोह उनका सफल नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि 1930 में किस प्रकार से ये सारी चीजें असफल हो गई थी।
यंग इटली, मेजनी और यंग इटली का योगदान इटली के एकीकरण में प्रेरक शक्ति के रूप में, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की थी। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे मंगल पांडे ने विद्रोह करना स्टार्ट किया था, सेम यहाँ पे मेजनी भी ऐसा काम करता था। और उनके विचार और आंदोलन से कौन प्रभावित हुआ? काबूर, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल। तभी वो जाकर के आगे ऐसा काम किए जिससे क्या हुआ, इटली का पूरे तरीके से एकीकरण आपका देखिए आपने यहाँ पे कि हो पाया। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और भी चीजें मैं आपको बता दे रहा, जिसके बाद क्या होगा, ये आपको पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक और लास्ट में हेडिंग हमें पढ़ना है कि जब 1871 में आपने देखा कि जर्मनी का एकीकरण हो गया और इटली का एकीकरण हुआ, धीरे धीरे आपने देखा कि फ्रांस भी आपका सेटल हो गया, इटली भी हो गया, जर्मनी भी हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुए, राजा जो लोग वहां के थे पूरे यूरोप के, वो क्या हुए, धीरे धीरे आपके कह सकता हूं एक प्रकार से कि वो मजबूत होने लगे, यानी कि उनके पास ज्यादा पावर होने लगी, वहां की जो सरकारें थी वो ज्यादा पावरफुल होने लगी। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो तो पहले अधीन हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना फैली और जिसकी वजह से वो मजबूत हो गए इस तरीके से। तो बाद में क्या होता है, दो वर्ड आते हैं, कौन सा, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया। ये कब की मैं बात कर रहा, 1870 के बाद की बात कर रहा। 1870 के बाद होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, दो वर्ड आते हैं, कौन कौन सा? एक होता है राष्ट्रवाद, और आपको लग रहा होगा कि राष्ट्रवाद तो हमने पहले ही पढ़ लिया, और दूसरा होता था साम्राज्यवाद। क्या? पहला राष्ट्रवाद, दूसरा आपका साम्राज्यवाद। इन दोनों वर्ड को आपको समझना है। बोलेगा कि 19वीं सदी के अंत में, और जबकि पहले हम क्या पढ़ रहे थे, 19वीं सदी के प्रारंभ में। हम यहाँ पे 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद का मतलब समझेंगे और साम्राज्यवाद का मतलब समझेंगे, फिर ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या था, कब? 1870 के बाद, 1900 स्टार्ट होने से पहले। तो होता है ऐसा कुछ है कि अब इटली एक मजबूत राज्य देश बन गया था, जर्मनी एक मजबूत देश बन गया था, फ्रांस एक मजबूत देश बन गया था, इस तरीके से। तो ये सारे आपके कह सकता हूं एक प्रकार से मजबूत देश बन चुके थे। और होता क्या है कि अब वहां पे भी राष्ट्रवाद की भावना चलती है। राष्ट्रवाद का मतलब पहले आपने स्टार्टिंग में देखा कि वहां पे हम लोग देश के प्रति प्रेम करते थे, यानी कि देश के अंदर एकता की भावना को रखते थे, देश के ऊपर कोई संकट आए उसको हम लोग ऐसे देखते थे। लेकिन जब क्या हुआ कि सारे देश आपके स्टेबल हो गए और यानी कि वो मजबूत हो गए, तो वो करते क्या है, जो भी देश आपका मजबूत हो गया वो क्या करता था, अगल बगल के देशों में, अगल बगल के इलाकों में क्या करता था, अपनी सेना को लेकर के जाता था और वहां पे युद्ध करता था और उस हिस्से को अपना पूरे तरीके से जीत लेता था। और उसको ऐसा, वहां के लोगों को ऐसा लगता था कि दूसरे देशों में जाना, वहां के लोगों को जीत लेना और उनको अपना गुलाम बना लेना, और गुलाम बनाने को ही हम लोग उपनिवेश कहते हैं कि उपनिवेश बना लेना। तो वो उनका मानना था कि अगर हम उपनिवेश बनाते हैं, हम ऐसा काम करते हैं, तो ये क्या है, हमारी राष्ट्रवाद की भावना है, क्योंकि हमारा ये एक तरीके से साम्राज्य पूरी तरीके से बढ़ रहा। तो वहां पे साम्राज्य को बड़ा करना, उसको हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। और अगर इसी के थ्रू क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद के थ्रू ही हम क्या कर, राष्ट्रवाद का मतलब हम उसमें लड़ाई करेंगे, दूसरे से लड़ेंगे, तो हम दूसरे को अपना कब्जा कर लेंगे, तो उसको वो लोग राष्ट्रवाद की भावना मानते थे। दूसरों से लड़ना, उनको अपने इलाके में शामिल कर लेना, इसी को वो लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते थे और उनको लगता था कि ये हमारे साम्राज्यवाद की नीति के द्वारा हो रहा। तो आपने यहाँ पे देखा कि साम्राज्यवाद का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना, लेकिन दूसरे देश में आपको जाकर के लड़ाई करके उसको अपनाना, ये राष्ट्रवाद नहीं होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हम केवल देश को सर्वोपरि मानेंगे। तो उन लोगों का मानना था कि हम यहाँ पे दूसरों से लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये हमारी राष्ट्रवाद की भावना है। तो याद रखिए, जब इस तरीके से चीजें होने लगी तो यूरोप के अंदर एक इलाका आता है जिसको हम लोग बाल्कन कंट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें कई सारे कंट्री आते हैं। तो वो क्या थे, वहां के राजा बहुत कमजोर हुआ करते थे। ये जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सब मजबूत देश हुए। वो आ करके यहाँ पे लोगों को कब्जा कर लिए, उपनिवेश इनको बना लिए। और याद रखिएगा कि इन्हीं सारी चीजों की वजह से सन 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि लोग अपने साम्राज्य को बड़ा करने के चक्कर में दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करने लगे, जिससे क्या हुआ, दूसरे देश असंतुष्ट हो गए, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ने लगे और आपका प्रथम विश्व युद्ध ही इसका कारण बना। तो प्रथम विश्व युद्ध का भी एक कारण यही है। बस हमें यहाँ पे केवल पढ़ना है कि 19वीं सदी के अंत में यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या मतलब था, साम्राज्यवाद का क्या मतलब था। तो इस चीज को मैं आपको समझा दिया, देखिएगा ध्यान से। बोला कि 19वीं सदी के अंत में बाल्कन क्षेत्र यूरोप का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। अगर आपको बाल्कन नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप में आपको दिखा दे रहा कि बाल्कन आपका
कहाँ दिया गया है। अगर इसमें दिखा रहा तो मैं आपको समझा दे रहा कि बाल्कन कंट्री आपकी कहाँ है। आपको इसमें बाल्कन कंट्री छोटा सा दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा, ये आपको इटली दिख रहा, और इसके ये बिल्कुल ये वाला पार्ट जो बगल में है, किस तरीके से ये इटली है कुछ इस प्रकार से, और इसी के बगल में कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ क्या है, इसी को बोलते हैं बाल्कन कंट्री, जिसके अंदर कई सारे कंट्री आते हैं। ये एक प्रकार से पेनिनसुला है, पेनिनसुला के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि प्रायद्वीप। तो वहां पे कई सारी कंट्रियां हैं, लोग उसके ऊपर क्या करने लगे, मजबूत देश उसके ऊपर अधिकार करने लगे। वही चीजें आपको यहाँ पे दिख रही कि बोला संवेदनशील क्षेत्र था, यहाँ पर विभिन्न जातीय समूह स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते थे। रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की जैसे साम्राज्य के हित से टकराने लगे, मतलब एक दूसरे से भिड़ने लगे। बोला कि संघर्षों को राष्ट्रवादी भावनाओं ने और भड़का दिया। उनको लगता था कि अगर हम लड़ाई करके अपने में मिला लेते हैं तो ये हमारी एक प्रकार की राष्ट्रवादी भावना है। बोला कि बाल्कन संकट ने यूरोप में तनाव की स्थिति पैदा कर ली। इसी प्रकार 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में राष्ट्रवाद शांति और एकता का माध्यम न रह करके क्या हो गया, संघर्ष और साम्राज्यवाद युद्ध का कारण बन गया। और बाद में क्या हुआ, यही 1914 में आपका कह सकता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। यानी कि लोग क्या करते थे, साम्राज्यवाद के अंतर्गत अपनी राष्ट्रवाद की भावना को दिखाते थे और क्या करते, दूसरों पे कब्जा करते, जिसके द्वारा लोगों के अंदर क्या होता था, असंतोष दूसरे देशों के अंदर के लोगों के अंदर फैलने लगा, जिससे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध एक प्रकार से इसी का कारण आपका बना था। एक और इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और लिखा गया उस चीज को भी दिखा दे रहा। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा इस चीज को, ये पहली स्लाइड थी, वो दूसरे। बोला 19वीं सदी के अंत तक यूरोपीय राष्ट्रवाद का स्वरूप बदल चुका था। प्रारंभिक में राष्ट्रवाद जहां स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय एकता पर आधारित था, जैसा कि आपने पढ़ा, वहीं ये क्या हुआ, आक्रामक राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गया। कब, जब सारे देश मजबूत हो गए। यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली आपस की श्रेष्ठता, मतलब अपने आप को उच्च दिखाने के लिए सैन्य शक्ति, युद्ध और उपनिवेश विस्तार को आवश्यक मानने लगे। उनका मानना था कि अगर हम दूसरे देशों में जाते हैं, पैसा लेके आते हैं, अपने देश को विस्तार करते हैं, तो ये हम पावरफुल दिखेंगे। इस प्रकार से बोला कि राष्ट्र के गौरव और सम्मान के लिए जनता को युद्ध और साम्राज्य विस्तार में वो क्या करते थे, मिला लेते थे इस तरीके से। बोला इस समय राष्ट्रवाद का गहरा संबंध साम्राज्यवाद से था। मैंने साम्राज्यवाद के बारे में बता दिया। बोला औद्योगिक क्रांति के कारण 1830 में जो आपकी औद्योगिक क्रांति होती है, इस तरीके से यूरोप में कई सारे कच्चे मालों की जरूरत पड़ने लगती है, और अगर वहां से जैसे भारत से वो लोग कच्चे माल को ले जाते थे, वहां बनाते थे, उसी को दोबारा लिया के इंडिया में महंगे दामों पे बेचते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि तो ये जो देश हुए जो मजबूत हो गए, इनको ये लगता था कि हम दूसरे देशों में जाएंगे, कच्चे मालों को लेके आएंगे, उनको बनाएंगे मशीनों के द्वारा और फिर ले जाके दूसरे देशों में महंगे दामों पे बेचेंगे। तो इसीलिए वो क्या करते थे, अपने साम्राज्य को बड़ा करते थे। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए। ब्रिटेन ने भारत और अफ्रीका में, फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका में, जबकि जर्मनी और इटली ने उपनिवेश बनाने की कोशिश की। और ये आगे की स्लाइड मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से बाल्कन कंट्री के अंदर ऐसा होता है। एक और चीज इसमें हमें पढ़ना होता है, उसको मैं बता दे रहा, वो आपसे फिगर में पूछ लेता, फिगर शायद देगा या फिर फिगर देता भी नहीं है, कभी कभी दे देगा, तो मैं आपको ये समझा दे रहा। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो भी टीचर इसको पढ़ाते हैं पहले इसी को डिटेल में बताते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल लास्ट में बताया। क्यों? क्योंकि जब तक हमें सारी चीजें यूरोप में राष्ट्रवाद समझ ही नहीं आएगा तो हम इसका आंसर कैसे कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। वो ये कब का फिगर है, तो याद रखिएगा, ये जो है ये 1848 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फेडरिक सारियो। फेडरिक सारियो, इनका नाम था फेडरिक सारियो। ये क्या, एक प्रकार से प्रिंटर थे, एक प्रकार से लेखक थे, एक प्रकार से रचनाकार, इस प्रकार से मान सकते हैं। तो बोलता है कि फेडरिक सारियो एक प्रकार की इमेजिनरी, कह सकते हैं कि कल्पना, अपने दिमाग में कल्पना की थी और ये इमेज को बनाया था। और इसी इमेज के बारे में हमसे पूछता है कि फेडरिक सारियो ने जो इमेज बनाया था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या चीजें दिखाई गई थी, यही हमसे पूछता है। इसमें 4 प्रकार के फिगर बने थे, एक मैं आपको दिखा दे रहा क्या क्या बना है, आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे आपको एक मूर्ति दिख रही होगी, इस तरीके से प्रतिमा आपको दिख रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता की प्रतिमा। क्या? स्वतंत्रता की प्रतिमा, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है, पहली है स्वतंत्रता की प्रतिमा। इसमें 2 हाथ हैं, हाथ इसके दिखाए गए हैं। पहला जो हाथ है उसमें जो आग जलती हुई मसाल आप देखे होंगे मूवी के अंदर,
हाथ में लेकर के मशाल जलती है ना कि अंधेरे में दिखता है हमें उजाला, और पहले एक हाथ में आपकी कह सकता हूं कि हाथ में मशाल जल रही, किसकी सर, ज्ञानोदय की मशाल जल रही, यानी कि यहाँ पे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैल चुकी है। और वही क्या है, ज्ञानोदय का मतलब, ज्ञानोदय का मशाल का मतलब सर ये जो प्रतिमा है ना, ये बता रहा कि जितने भी वहां के देश हैं उनके अंदर ज्ञान फैल चुका है, किसका, राष्ट्रवाद का। दूसरा क्या है, दूसरा उनके हाथ में एक और चीज दिखेगा, घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब कई सारे देश उस टाइम आजाद हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे, ये आपको यहाँ पे दूसरे हाथ में दिख रहा होगा, ये पहले हाथ में मशाल है। इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा, और इनके एक हाथ में क्या है, ज्ञानोदय की मशाल है, और दूसरे हाथ में क्या है, याद रखिएगा कि घोषणा पत्र है, किसका, कि हम लोग आजाद हो चुके हैं। दूसरा आपको यहाँ पे ऊपर ईसा मसीह और भी बहुत सारे भगवान दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये लोग ऊपर से चीजों को देख रहे हैं, ये जो भगवान लोग हैं ये ऊपर से चीजों को देख रहे हैं। तीसरी चीज आपको यहाँ आगे ये कूड़े जैसी कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, ये क्या है, ये जो कूड़े जैसी चीजें दिख रही हैं, ये बता रहा है, ये जो नीचे पड़ा है इसको बोलते हैं कि ये जो राजा थे, जितने भी राजा यूरोप में शासन करते थे 1848 के टाइम तक, उनका क्या हुआ, जिन देशों में राष्ट्रवाद की भावना फैली उन लोगों को मार दिया गया, उनके जो किले थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। ये उसी के बचे हुए कचरे हैं, इनको ये बोल रहा कि इन्हीं के ध्वस्त जो किले थे उन्हीं के ये टुकड़े हैं। तीसरी चीज आप यहाँ पे जनता देख रहे होंगे, कई सारे आपको यहाँ आगे जो लोग दिख रहे हैं प्रतिमा के आगे, ये कौन है, ये अमेरिका के लोग हैं, स्विट्जरलैंड के लोग हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता इनको प्राप्त हो चुके हैं, किनको, ये आप देख रहे होंगे कि ये अमेरिका के लोग हैं और स्विट्जरलैंड के, क्योंकि इनका झंडा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यानी कि प्रतिमा के आगे कौन है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जिनको स्वतंत्रता मिल चुकी है। हमें ये प्रतिमा के सामने कौन है, फ्रांस के लोग हैं, यानी कि फ्रांस के लोग भी आपका आजाद हो चुके हैं। पीछे आपको जर्मनी, इटली, ये लोग हैं जिनको आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना फैल चुकी है। तो फ्रांसीसी कलाकार जो थे फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में एक इस प्रकार की इमेजिनरी कह सकता हूं कि पिक्चर का निर्माण किया, चित्र का निर्माण किया, जिसमें 4 चीजें दिखाई गई थी। पहला आपका स्वतंत्रता की प्रतिमा, जिनकी एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल थी, दूसरे हाथ में कह सकता हूं कि घोषणा पत्र था। और आपको यहाँ पे ऊपर कई सारे संत, महात्मा, भगवान दिख रहे होंगे जो ऊपर से सारी चीजों को देख रहे हैं। तीसरा जो इमेज है उसमें आपको नीचे गिरे हुए कुछ ध्वस्त राजाओं के किले और राजाएं या फिर जो राजा लोग हैं वो आपको दिख रहे होंगे। चौथी चीज आपको क्या है, यहाँ पे जनता दिख रही है, जिसमें प्रतिमा के आगे सबसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के लोग हैं जो कि आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। प्रतिमा के सामने आपका ये है फ्रांस है जो कि अभी आजाद होने वाला है, और उसके पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारी जनता है, जिसके पीछे आपका जर्मनी है, इटली है और भी बहुत सारे देश है। तो इसका मैंने इमेज का मतलब समझा दिया। इसका आंसर कैसे लिखना है आप ये देख रहे हो, 2023, 18, 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। ये आप जब पढ़ने जाएंगे अपना चैप्टर तो ये सबसे पहले था, लेकिन मैंने आपको 1848 के अकॉर्डिंग इसको बताया। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, क्योंकि 1848 में फ्रांस तो आजाद हो चुका था क्योंकि वहां पे उदारवादी क्रांति हुई थी, लेकिन जो इटली था और आपका जो जर्मनी था वो कहाँ आजाद हुआ था, वो आजाद आपका नहीं हुआ था। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो आइए मैं इसको बता देता हूँ, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बोला कि फ्रांस के प्रसिद्ध मुद्रणकारी यानी जो प्रिंट का काम करते थे, चित्रकार जो थे फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में, पूछता है कब बनाया, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। चित्र में सारियो ने एक विश्व का चित्रण किया जो कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलके बना है, यानी कि जो पूरे लोग हैं उसमें कुछ लोग क्या है आजाद हो चुके हैं और कुछ लोग क्या है आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोला कि इस चित्र की प्रथम श्रृंखला में क्या है, यानी कि पहला जो इसमें फिगर है उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, सभी जो कि सारे लोग क्या है एक साथ हैं। और बोला कि इसमें कम उम्र के, ज्यादा उम्र के सभी लोग हैं। बोला कि सभी आयु और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए आगे जा रहा है। एक प्रकार से जैसे जुलूस निकाला जाता है वही चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। बोला कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को क्या महिला का रूप दिए, यानी जो स्वतंत्रता है आप 9th में पढ़े होंगे कि जो स्वतंत्रता थी फ्रांस के अंदर, फ्रांस की क्रांति के अंदर, उसको वो लोग महिला का रूप दिए थे, यानी स्त्री का रूप दिए थे। वही चीजें आपको यहाँ पे वो प्रतिमा के फॉर्म में दिखा दिए हैं। कौन, फ्रेडरिक सारियो ने महिला के रूप में चित्रित करते थे। कब, 1789 के टाइम में। उनके एक हाथ में क्या है, ज्ञानोदय की मशाल। मैंने अभी आपको बताया
कि हाँ उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैल चुकी है, उनको नॉलेज हो चुका है राष्ट्रवाद के बारे में। दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का क्या है, घोषणा पत्र। इस प्रतिमा के सम्मुख भूमि पर निरंकुश स्थानों पर ध्वंसावशेष है, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो राजा लोग निरंकुश थे उनके किले वहां पे टूट करके बिखरे हुए पड़े हैं। आप यहाँ पे सारी चीजों को यहाँ पे देख लिए किस प्रकार से लिखा गया है। दूसरी चीज आगे क्या बोला कि सारियों की कल्पनादर्श का मतलब उन्होंने जो फिगर बनाया वो कैसा है, वो इमेजिनरी है, कल्पनादर्श उसे बोला। विश्व के लोग पृथक राष्ट्रों के समूह में विभक्त हैं। मैंने बताया कई सारे देशों के लोग हैं, इन लोगों की पहचान उनके वस्त्र और साथ में राष्ट्रीय पोशाक साथ में झंडे से भी की जा सकती है। बोला कि स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे की ओर इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर ले, यानी कि ये राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। राष्ट्र राज्य का मतलब ये आजाद हो चुके हैं। आगे क्या बोला, इस चित्र में फ्रांस के लोग क्रांतिकारी तिरंगा लेकर के प्रतिमा के पास पहुंचे हैं, यानी कि 1848 में वो कह सकता हूं कि आजाद होने वाले हैं। और जर्मनी के लोग और इटली के लोग अब पीछे लेकर के खड़े हैं। बोला कि जिस समय सारियों ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बन पाए, वो आजाद नहीं हो चुके थे। बोला जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया है, सिसिली की राजशाही है, लंबाई, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग हैं। बोला कि चित्र के ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को देख रहे हैं। बोला कि चित्रकार ने उपयुक्त विश्व के राष्ट्रों के बीच परस्पर सामंजस्य के लिए प्रतीक के रूप में बनाया। ये इन्होंने इमेज क्यों बनाई थी, इमेज इसीलिए बनाया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इमेज क्यों बनाई थी, तो इमेज इसीलिए बनाया था कि वहां पे वो भाईचारे की भावना को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं जीतने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी सारी चीजें थी इसके अंतर्गत, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय था इसके अंतर्गत आपका जो भी चीज था ये मैंने आपको बता दिया। परिचय, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतिकारियों का योग, जर्मनी का एकीकरण, इस तरीके से मैंने सारी चीजें आपको बता दी। याद रखिएगा सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे आप केवल रट करके क्वेश्चन आंसर को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से ये होगा कि हमारे पास लिमिटेड चीजें होती हैं माइंड में और हमें केवल उसी को रट्टाफिकेशन जो किया होता है उसी को आंसर में लिखना होता है। लेकिन जब आप चीजों को पूरी तरीके से समझ लेंगे और जब आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो याद रखिए आपके पास इतने सारे वर्ड्स रहेंगे कि आपको ये समझ में नहीं आएगा उस टाइम कि हम इसमें से क्या क्या लिखें। बट वहां पे आंसर कब अच्छा लिखेंगे, जब आपको उसी चीजों के बीच में से जो पॉइंट मेन है आप उसको चुन करके उसका आंसर लिखेंगे। आपसे आंसर लॉन्ग में लिख दिया जाएगा। आंसर लॉन्ग में ऐसे ही लिखा जाता है कि आपको पहले चीजों को समझना होता है और जो आप समझे हैं उसी को इमेजिन कर लीजिएगा। अकेले में बैठ के जब आप उसको समझते हो, सोचते हो कि इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जैसे मैंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया, आप जब उसके बारे में विचार करोगे कि फ्रांसीसी क्रांति में कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसके आगे क्या हुआ, ये सारे जब क्वेश्चन आप खुद से करोगे, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप इसके बारे में लॉन्ग आंसर इजिली लिख सकते हैं। और सोशल साइंस में आपको ऐसे ही पढ़ना होता है और इसी प्रकार से जिस तरीके से मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है इसी तरीके से मैं आपको सारे चैप्टर, आपके जो भी सोशल साइंस के चैप्टर है, मैं सब कुछ आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा और इससे क्या होगा, कह सकता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, जिसको मैं देख करके समझ सकता हूँ कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है या आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी प्रोवाइड करते हो तो जो भी बच्चे हैं वो जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको सोशल साइंस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बच्चों को लगता है ये सब्जेक्ट किस प्रकार से पढ़े, तो इस अगर आप वीडियो को देखते हो तो उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें आपको कंप्लीट क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।